नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली 300 सब्सिडी जारी रखने के लिए 23 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने की बात कही गई है। पहले अंतिम तारीख 16 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर 23 अगस्त किया गया। उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 4 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलने का प्रावधान है। ई-केवाईसी के लिए संबंधित गैस कंपनी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी विकल्प चुनकर आधार नंबर दर्ज करें और आधार फेस आरडी ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें। सत्यापन सफल होने पर स्क्रीन पर पुष्टि संदेश दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब सार्वजनिक उपयोग के लिए 3% से अधिक भूमि की कटौती करने से पहले चकबंदी आयुक्त की मंजूरी अनिवार्य होगी। चकबंदी योजना के प्रत्यावर्तन के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी होगी। आयुक्त डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद ने निर्देश दिया कि योजना का प्रत्यावर्तन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जाए। इसके लिए जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव आयुक्तों को भेजना होगा। किसानों के हित में सामान्यतः 3% से अधिक भूमि कटौती नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी या अनावश्यक भूमि कटौती मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील तैयार करने वाले करीब 3.53 लाख रसोइयों के लिए राहत की खबर है। सरकार इनके मासिक मानदेय में करीब 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले इस संबंध में घोषणा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी मिड डे मील प्राधिकरण ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वर्तमान में रसोइयों को 2000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है। इसके अलावा 500 रुपये यूनिफॉर्म और 400 रुपये ग्लव्स के लिए दिए जाते हैं। वर्ष 2019 में मानदेय 1500 और 2022 में बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया था। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश से 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित यूपी जापान निवेश सम्मेलन 2026 में एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की 3,195 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन हुआ। ईड़ा क्षेत्र में एस्कॉर्ट्स कुबोटा 2029 करोड़ रुपए निवेश कर विनिर्माण इकाई लगाएगी, जिससे 3,800 से अधिक रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं मिंडा कॉरपोरेशन 1,166 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं शुरू होंगी, जिनसे करीब 6,440 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेश में औद्योगिक गतिविधियों, सहायक उद्योगों और सप्लाई चेन को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट भर्ती में 36 पद बढ़ा दिए गए हैं। अब कुल 4,029 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जबकि पहले 3,993 रिक्तियां थीं। संशोधन के तहत केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के 35 और सिकंदराबाद बोर्ड में जेई का एक पद जोड़ा गया है। सीएमए पद के लिए शुरुआती मूल वेतन 35,400 रुपये, पे लेवल 6 निर्धारित है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। बीएससी में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ न्यूनतम 45% अंक जरूरी है। बोर्ड ने पाठ्यक्रम और चिकित्सा मानक भी जारी किए गए हैं। पूर्व मंत्री आजम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई के बाद जांच तेज हो गई है। एजेंसी सरकार धन के कथित दुरुपयोग, काले धन, फर्जी दानदाताओं और डमी ट्रस्टियों से जुड़े आरोपों की पड़ताल कर रही है। आयकर जाँच में विश्वविद्यालय के 59 भवनों की लागत करीब 494 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि ट्रस्ट ने 45 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया था। जांच में विभिन्न सरकारी विभागों के बजट से करीब 110 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी सामने आई है। सांसद विधायक निधि के करीब 4.57 करोड़ रुपए इस्तेमाल का मामला भी जांच के दायरे में ही है। ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में तलाशी ली। मिशन 2027 की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी ने भिनका विधानसभा क्षेत्र से 2024 के प्रत्याशी रहे हाजी ददन खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम ने कार्रवाई की वजह अनुशासनहीनता बताई। आरोप है कि ददन खान ने संगठन की अनुमति के बिना खुद को संभावित विधानसभा प्रत्याशी बताते प्रचार किया और पार्टी निर्देशों का पालन नहीं किया। निष्कासन के बाद ददन खान ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया और कहा कि उन्हें कार्रवाई की जानकारी संगठन से नहीं, सोशल मीडिया से मिली। उन्होंने अपना पक्ष बसपा प्रमुख मायावती के सामने रखने की बात। उनके अगले सियासी कदम पर चर्चाएं तेज हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के उन 26,000 स्कूलों में कार्यक्रम करेंगे, जिन्हें उनके दावे के मुताबिक 2017 के बाद बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता इन स्कूलों तक पहुंचेंगे और कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।
अखिलेश ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और सुविधाएं नहीं है। उन्होंने शिक्षा के साथ नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान देने की जरूरत बताई। छात्र प्रदर्शनों पर उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी जागरूक है और बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चवन्नी को रुपया बना दिया वाले बयान पर राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने पलटवार किया। जयंत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और वही सभी को बनाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी उनके साथ खड़े सहयोगियों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। अखिलेश का बयान 2022 के सपा रालोद गठबंधन और बाद में जयंत चौधरी की भाजपा के साथ जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच बढ़ती जुबानी तल्खी से खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीतिक तापमान बढ़ने के संकेत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के संचालन में व्यापक बदलाव की जरूरत बताई है। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने विद्यालय के स्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने और प्रभावी प्रबंधन के लिए सोसाइटी गठन की दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों व अन्य जरूरी स्टाफ की उपलब्धता, विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं और विद्यालयों की प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालयों का संचालन सुव्यवस्थित और प्रभावी होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ITI को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़कर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की समीक्षा में उन्होंने उद्योगों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण तैयार करने तथा अप्रेंटिसशिप व ऑन जॉब ट्रेनिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने ITI और उद्योगों के बीच नियमित विवाद, साथ ही प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर रोजगार मेलों के आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने कौशल विकास को वैश्विक रोजगार अवसरों से जोड़ने की बात कही। CIIT केंद्रों की समीक्षा करते हुए गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केंद्र जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत प्रदेश में 1473 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 512 आरोग्य मंदिरों का निर्माण पूरा हो चुका है। विभाग के अनुसार स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 1670 उपकेंद्र स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 1473 तैयार हो चुके हैं और 1290 केंद्र संबंधित विभागों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। वहीं 80 उपकेंद्रों पर निर्माण कार्य जारी है। इन सुविधाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की उम्मीद है। महामारी जैसी आपात स्थितियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बुधवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे। करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ शहर पहुंचे ब्रजभूषण का करीब 20 स्थानों पर समर्थकों ने स्वागत किया। उनके काफिले के चलते शहीद पथ पर भीषण जाम की स्थिति बनी। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर ब्रजभूषण ने कहा कि प्रधान अच्छे व्यक्ति हैं और उनका कोई दोष नहीं था। उन्होंने कहा कि समस्या व्यक्ति की नहीं बल्कि सिस्टम की थी। इस दौरान समर्थकों में अच्छा खासा उत्साह नजर आया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ता में वापसी पर खिलाड़ियों और प्रदेश की प्रतिभाओं के लिए कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर यश भारती पुरस्कार पाने वाली प्रतिभाओं की सम्मान राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की जाएगी और सम्मान राशि की पुनः बहाली होगी। अखिलेश ने बताया कि खिलाड़ियों, कलाकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों और अन्य क्षेत्रों की प्रतिभाओं की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें भविष्य में यश भारती सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का भी वादा किया। उनके इन ऐलानों को आगामी विधानसभा चुनाव की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। और 21 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम बदलता होगा। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना है। मुजफ्फरनगर में दिन का तापमान करीब 33 डिग्री और रात का 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सहारनपुर, मेरठ, शामली और आसपास के क्षेत्रों में भी उमस के बीच बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। लोगों को मौसम अपडेट पर नज़र रखने और गरज चमक के दौरान सावधानी बरतने की सलाह है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।